नमस्कार मित्रों, मैं शिवेश प्रताप एक बार फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मित्रों, आज का जो विषय है वह हमेशा की भांति एक ज्वलंत मुद्दा है। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अभी भारत में जनरल इलेक्शन समाप्त हुए हैं, और इस बार जिस प्रकार का एक कॉन्फिडेंस था पिछली सरकार में कि वो बहुत ही प्रचंड जनादेश के साथ वापस आएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे के जो सबसे अहम कारण थे हैं उसमें जब राजनीतिक पंडितों ने, चुनाव विश्लेषकों ने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि जैसा संभावित था कि एक लंबे समय से ग्रामीण स्तर पर नाराजगी देखने को मिल रही थी, और वो जो ग्रामीण स्तर की फैली हुई नाराजगी थी वो किसानों, युवाओं आदि आदि तरीके से थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसने मोदी सरकार की जो तीसरी सरकार की गठन है उसको प्रचंड जनादेश की जगह पर एक कोलिशन एनडीए की सरकार के रूप में जो है अपना जनादेश दिया, और मोदी सरकार ने अब तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण किया। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि आखिर ये जो ग्रामीण स्तर पर फैली हुई नाराजगी थी मोदी 2 और मोदी 1 के कारण, और वो इतनी व्यापक हो गई कि सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए हम उसको समझते हैं कि किस प्रकार की ये जो समस्याएं हैं ग्रामीण स्तर पर वो फैली, और इसके क्या क्या कारण रहे, कैसे सरकार ने इसकी अनदेखी किया, और अंततः अब जब तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है तो वो हर संभव प्रयास उसको करना चाहिए कि ये जो विलेज स्ट्रेस है इसको दूर किया जाए, और जो ग्रामीण स्तर पर जो तमाम समस्याएं हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे उसे कैसे समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा पीछे जो है कि सरकार अपना जो एक मोटिव था, सरकार का जो एक एजेंडा था, सरकार का अपने विकास कार्यों को प्रमोट करने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं जो है जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और इस तरीके की तमाम चीज़ों पर, विमर्शों पर उसका था। लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों के बीच में जो है ग्रामीण विमर्श, क्योंकि देखिए आज के समय में भारत की आधी से अधिक आबादी कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज में रहती है, और साथ साथ उसके जो रोजगार है, उसकी जो आय है वो भी कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो ये एक ग्रामीण आर्थिकी और ग्रामीण स्तर पर जो जिस प्रकार की चैतन्यता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इस कारण से ही जो है सरकार को इस तरह से इस बार चुनावों में झटका लगा। तो देखिए हुआ क्या है कि अगर आप पिछले सरकारी आंकड़ों पर गौर डालें तो भारत में जो एक रिटेल जो मुद्रास्फीति है उसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई, और खाद्य कीमतों में जो वृद्धि थी, अगर हम देखें कि मतलब जून 2024 की सरकार की ही अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि वो जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 5.08% तक बढ़ गई, और खाद्य मुद्रास्फीति जो है, जो समग्र जो सीपीआई बास्केट होता है उसका लगभग आधा हिस्सा होता है, वह जून 2024 में बढ़कर 9.55% तक हो गई, जो मई में 8.69% ही थी। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सब्जियों की जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई थी, और सरकारी आंकड़ों में भी वो 27.33% थी। और नवंबर में 2023 की अगर मैं बात करूं तो यही जो खाद्य पदार्थों की कीमतें थी वो नवंबर से अभी तक में लगभग 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी उसमें आ गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है, जो रिटेल मुद्रास्फीति है, उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। और जो मुख्य मुद्रास्फीति जो आरबीआई है, आरबीआई के अनुसार आता है, वो 2 से 6% का एक एक्सेप्टेबिलिटी बैंड जो होता है उसके भीतर बनी हुई थी, लेकिन 4% के अपने जो औसत जो लक्ष्य है उससे दूर हो गई थी। तो सरकार जैसे चाहती है कि जो हमारा 4% पे जो एक मुद्रास्फीति रहती है उसके आसपास रहे, लेकिन जब वो एक तरफा तरीके से एक तरफ भगती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए एक चिंता का विषय रहती है। तो अभी जो ग्रामीण मुद्रास्फीति थी जून 2024 में वो 4.78% थी, जो मई में 5.34% बढ़ के 5.67% हो गई।
इस बीच जो शहरी मुद्रास्फीति थी वो जो जून में 4.39% थी, वो मई में 4.21% और जून में 4.96% थी। तो जून 2023 में जो सब्जियों की मुद्रास्फीति बढ़कर 29.32% हो गई और दालों और अन्य उत्पादों की मुद्रास्फीति भी जून में बढ़कर 16% से बियॉन्ड चली गई। तो ऐसी स्थितियां जो है ग्रामीण स्तर पर लोगों की सेविंग खा रही हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे देखिए कोविड के बाद जो बेरोजगारी थी, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी थी और स्थिर, मतलब अगर आप देखें तो ग्रामीण जो आय थी उसमें एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, एक रुकावट, एक स्थिरता आ गई थी। तो उसने जो है महंगाई में कोढ़ में खाज का काम किया। और अगर मैं बात करूं मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल में किसानों की आय की, तो देखिए मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुने करने का लक्ष्य रखा था, जिसने वास्तव में ग्रामीण स्तर पर एक नई आशा का संचार किया था। लेकिन अगर आप 2019 के बाद सरकार के द्वारा मतलब आय से रिलेटेड कोई भी डेटा प्रकाशित नहीं की गई थी, तो उस हिसाब से अगर आप सरकार की डेटा के अनुसार ही देखिए तो 2015 में किसानों की जो आय थी वो 8,000 रुपये प्रतिमाह थी। 2019 में बढ़कर 10,000 रुपये प्रतिमाह हुई। यानी 4 साल में मुद्रास्फीति को अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये आंकड़े न के बराबर हैं, क्योंकि मार्केट में कोविड के समय और उसके बाद की स्थितियां इतनी बदल गई और आय में कोई वृद्धि नहीं हो पाई। तो ऐसे में लोगों को अपनी सेविंग, अपनी बचत से खर्च करना पड़ता है और ये चीज़ जो है सरकार के बहुत नेगेटिव जाती है। अगर मैं बात करूं किसानों के कर्ज की, तो भारतीय स्टेट बैंक का ही एक रिपोर्ट है जिसमें कि 2012 में एक औसत किसान के ऊपर 32,500 रुपये का कर्ज होता था, जो 2018 में बढ़कर 69,700 रुपये हो गया। यद्यपि इसमें मैं एक बिंदु ये भी डालूंगा कि किसानों के अंदर कर्ज लेने की प्रवृत्ति को सरकार के द्वारा समय समय पर कर्ज माफी के द्वारा बढ़ाया गया है। तो इसलिए एक तरफ तो जरूरतमंद होने की वजह से भी लोगों ने लिया, लेकिन दूसरी तरफ किसान लोन इसलिए भी लेता है कि सरकार को आगे दबाव बनाकर हम उससे माफ करवा लेंगे। तो यह एक नेगेटिव प्रवृत्ति है। इस कारण से भी जो है किसानों के द्वारा जो कर्ज माफी का दांव खेला जाता है राजनीतिक, और सरकार उसको ऐसा करती है, इसलिए भी एक किसानों के कर्ज लेने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन कुछ किसान अपनी आवश्यकताओं के कारण भी लेते हैं। अब मित्रों, भारत जैसा एक विशाल देश जहां पर मतलब समाज में इतनी व्यापक आर्थिक और सामाजिक असमानता हो, वहां सरकार के द्वारा जीडीपी को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होना भी बहुत गलत है। तो कहने का मतलब यह है कि जीडीपी देखिए एक आर्थिक सूचकांक है जो पूरे देश के सर्वांगीण प्रगति का सूचक नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में समावेशन नहीं हुआ है। तो सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर हम ये आश्वस्त हो जाए कि हमारा समाज प्रगति कर रहा है, हमारा समाज का हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, ये गलत बात है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में जहां 65% लोग गांव में रहते हैं, वहां पर सिर्फ जीडीपी के आधार पर विकास को आंकना उचित नहीं होगा। और मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं रूरल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए रियल रूरल वेज ग्रोथ पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए रियल रूरल वेज ग्रोथ एक ऐसा इंडिकेटर है जो कहीं ना कहीं गांव के लोगों के जो वेज होते हैं, जो आय का साधन है, उनकी कमाई का तरीका है, जब वो बढ़ेगा तो उनकी जो क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी सेविंग बढ़ेगी। इसीलिए जीडीपी तो अपनी जगह ठीक है, औद्योगिक ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि गांव में बहुत अधिक लोग हैं, उनके लिए रियल रूरल वेज ग्रोथ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए यही वो इंडिकेटर है जो सूचित करेगा आपको कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जाए ग्रामीण स्तर पर, और इस प्रकार से ग्रामीणों का भला होगा। तो अब मैं इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा कि देखिए ग्रामीणों की आय को बढ़ाने का प्रयास किस प्रकार से सरकार को करना चाहिए, क्या हुआ, और मतलब आगे भी इस पर सरकार को मोदी 3 में बहुत विशेष प्रयास करनी चाहिए। जैसे कि देखिए रियल रूरल वेज ग्रोथ जो है
मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 वर्षों का, उसमें बहुत अच्छा नहीं रहा मैं कहूँगा, क्योंकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कृषि मजदूरी में 3% की बढ़ोतरी दर और गैर एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर जो रूरल वेज है उसमें 3.3% की बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल आया उसमें जो है ये नेगेटिव में रहा। क्रमशः जो है ये कृषि आधारित जो मजदूरी है उसमें नेगेटिव में 0.6% रहा, और जो नॉन एग्रीकल्चरल जो मजदूरी की आय थी, जो उसकी वृद्धि थी, वो 1.4%, यानी और वर्स सिचुएशन थी। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कृषि एवं गैर कृषि आधारित जो मजदूरी थी उसकी वृद्धि तो नेगेटिव हो गई, और ऊपर से महंगाई की मार, मुद्रास्फीति। तो इस कारण से ग्रामीण स्तर पर सरकार के विरुद्ध एक बहुत ही नकारात्मक जो है विषय विमर्श बना। क्योंकि देखिए, जब कृषि और गैर कृषि मजदूरी में वृद्धि होगी तो इससे, जैसा मैंने बताया, कि ग्रामीण स्तर पर क्रय शक्ति बढ़ेगी, और ग्रामीण स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के लिए जनरली लोग वहाँ की लोकल मार्केट्स पर निर्भर करते हैं। यानी जो पैसा गांव में जाएगा वो ग्रामीण स्तर के बाजारों में ही फिर सर्कुलेट होगा। इससे रूरल जो इकोनॉमी होती है ग्रामीण स्तर की, उसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं कि मनरेगा योजना जो लागू होने के बाद, जैसे मनमोहन सिंह सरकार में द्वितीय कार्यकाल में, अगर मैं कृषि और गैर कृषि मजदूरी वृद्धि की बात करूं तो उस समय थोड़ा संतोषजनक था। उसके बाद जो है 2023 में एक संसद की रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा मनरेगा के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन उसके एवज में वित्त मंत्रालय से उन्हें 50,000 करोड़ रुपए ही मिले। तो इसका अर्थ है कि मनरेगा, जिसके द्वारा कुछ पैसा डायरेक्ट एज ए वेज ग्रामीण स्तर पर जा रहा था, उसके लिए जितनी आवश्यकता थी उससे आधी ही दी गई। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी एक रुकावट आई। लेकिन इसके अलावा देखिए, एक विषय और है कि जब आप, मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को घर दिया, गैस चूल्हा दिया, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया, ये सब कुछ बहुत प्रशंसनीय है। परंतु समय के साथ देखिए वो सारी चीज़ें ग्रामीण परिवारों के लिए एक एसेट बन गई, और जब आपको एसेट को मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या है कि आपके पास घर है, बिजली लग गई, गैस चूल्हा आ गया, तो अब आपको घर को मेंटेन करना है, गैस चूल्हे को मेंटेन करना है, बिजली का बिल देना है, और वो सारी जो विषय हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं आपके, उसके साथ मेंटेन करने के लिए आपको आय में वृद्धि भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये एक बहुत अहम कारण है। दूसरी जो मैं बात करूंगा, अगर पॉलिसी लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो सरकार के द्वारा एक जो और सुधार होना चाहिए वो ये है कि देखिए, हम जो है जनगणना में बहुत देरी कर रहे हैं। और देखिए, देश के 140 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना समय से नहीं हुई। 2 विश्व युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हमने लड़े, ऐसी स्थिति में भी हमारी जनगणना का कार्य हैम्पर नहीं हुआ था। जनगणना अपने समय से हो रही थी। अब भारत की जनगणना जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रही है, तो निश्चित है कि बीते 14 सालों में जनगणना के जो आंकड़े हैं, उनके जो पैटर्न है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ऐसे में अगर जनसंख्या आधारित जो आंकड़े हैं वो सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, तो आप बताइए कि पब्लिक पॉलिसी क्रिएशन, उनकी जो स्ट्रेटजीज बनेंगी, उनकी जो कार्यान्वयन की उचित दृष्टि होनी चाहिए, वो इंसाइट कहाँ से आएगा जब हमारे पास वो डाटा ही उपलब्ध नहीं है। और इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी जनसंख्या पर आधारित ये जो जनगणना है उसमें बिना देरी किए इसको प्रारंभ करना चाहिए। अन्यथा हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स होते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। रियल डेटा के अभाव में हम सही नीतियां नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर मैं रूरल डिस्ट्रेस की बात करूं तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है
जिस पर सरकार को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार के समझ में तो आ रहा है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी उसमें वो वार फूटिंग सिचुएशन पर काम नहीं कर रही है, और ये है जलवायु परिवर्तन पर सही पॉलिसीज। क्योंकि देखिए, भारत जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की 54.6% जो आबादी है वो कृषि से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गतिविधियों में जुड़ी हुई है। और सरकार यह जानती है कि कृषि से हमारी जो जीडीपी में योगदान है वो 15% का है, विच इज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन का जो सीधा प्रभाव है वो कृषि पर पड़ता है। पूरे विश्व में कृषि पर सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। और भारत के अंदर अगर इतनी बड़ी आबादी, देश की आधी से अधिक आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, मई 2024 जो था महीना, वह धरती पर अपने ज्ञात मानवीय इतिहास का सबसे गर्म महीना था। असम की चाय उद्योग पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है, शुरू हो चुका है। 2023-24 में जलवायु परिवर्तन के कारण असम के अंदर 37 मिलियन किलोग्राम कम चाय का प्रोडक्शन हुआ है। आप देखिए, गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों में कैसे बाढ़ आ रहे हैं, अतिवृष्टि की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और सामान्य पारिस्थितिकी के लिए, वहां के क्रॉप्स के लिए यह अच्छा नहीं है। और अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो भारत वर्तमान में एक क्लाइमेटल इमरजेंसी से गुजर रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी रिपोर्ट्स को आप उठाकर देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ रहा है तो उसमें एक भारत भी है। पंजाब जैसे प्रदेशों में जहां पर भूजल स्तर बहुत नीचे हो गया है, वहां पर भी लोग अच्छी कीमत पाने के लिए जो है धान और गेहूं जैसे फसलों को उगा रहे हैं। अब आप हमको ये बताइए कि सरकार को सीधा सीधा सरकार के द्वारा जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, चूंकि धान और गेहूं पर सबसे अधिक है, इसीलिए लालच में लोग पैदा कर रहे हैं। अब ऐसे में एक तरफ सिंचाई के लिए प्रदेशों को बहुत अधिक बिजली हम किसानों को दे रहे हैं, और वो दूसरी तरफ भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैं। इससे भविष्य में एक बहुत बड़े गंभीर खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह केवल धान और गेहूं ही नहीं, कैश क्रॉप जो हम मान रहे हैं, गन्ना आदि को, इसके अलावा ऐसे जो वेदर रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उस पर भी अपनी एमएसपी बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसी जगहों पर बढ़ेगा, उससे सरकार को इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा बिजली की निर्भरता सिंचाई के लिए या सिंचाई के साधनों के लिए भूगर्भ जल के दोहन की आवश्यकता नहीं किसानों को पड़ेगी। और ऐसे में जो जल संकटापन्न प्रदेश हैं उसमें ऐसी जो वेदर रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं उनको जब आप प्रोत्साहित करेंगे तो उससे लोग वो उगाएंगे, और इससे हमारा जो है क्लाइमेटल जो इमरजेंसी की सिचुएशन है उससे लड़ने में हमें मदद मिलेगी। तो सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में चाहिए कि वो देश के किसानों से संवाद स्थापित करे, और कहीं ना कहीं उनका विश्वास हासिल करते हुए अच्छे व्यवहारिक और दूरगामी नीतियों की स्थापना के द्वारा उनका विश्वास हासिल करते हुए जो है प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि किसानों का जो एक रूरल डिस्ट्रेस है, जो एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, जो यूथ डिस्ट्रेस है विलेज लेवल पे, वो कम किया जा सके। इसके अलावा देखिए, मैं मानता हूं कि भारत सरकार को एक क्लाइमेटल इमरजेंसी को बहुत गंभीरता से लेते हुए उस पर नीतियां बनानी चाहिए। और अच्छी बात यह है, देखिए कि अभी जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं जुलाई महीने में परिणाम आया, तो उसमें मैं ये मानता हूं कि सरकार के लिए एक अच्छी बात देश के लिए हुई कि दोनों पार्टियां, जो भाजपा है और कांग्रेस, दोनों ने अपने एजेंडा मैनिफेस्टो में इलेक्शन के जलवायु परिवर्तन आधारित नीतियों को बनाने की बात किया, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मोदी सरकार को तृतीय कार्यकाल में इस पर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। सरकार को अपनी अर्बन प्लानिंग,
अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको और अकाउंटेबल बनाना होगा क्लाइमेट के लिए। और इसके लिए देखिए अभी जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी हो रही है, और वहाँ पर अगर आप देखिए तो एक वहाँ पर एक आइलैंड सिचुएशन पैदा हो रही है, भीषण गर्मी वहाँ पर बढ़ रही है, हीट वेव का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। और इसका असर देखिए इनडायरेक्टली किसके पास पड़ रहा है, जो अमीर वर्ग है वो तो एयर कंडीशन में बैठा हो, उसके पास एयर कंडीशन कारें हैं, वो उसमें जा रहा है। लेकिन शहरों में भी जो ये हीट वेव और गर्मी की समस्या है वह कौन भुगत रहा है? वो जो गरीब कामगार है, जो मजदूर वर्ग है, जो कहीं गांव से ही आया है, वह शहर में भी आकर उसको सुकून नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से उसकी कृषि पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और जो शहर आ रहा है कमाने के लिए, तो वहां पर जो ये आइलैंड इफेक्ट हो जा रहे हैं, जो एयर कंडीशन की वजह से और सारी बिल्डिंग्स की वजह से स्थितियां हैं, तो वहां पर भी उसे क्लाइमेट की मार मिल रही है। तो अब हमें उनके जीवन की सुरक्षा, युवाओं बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करते हुए भारत में जो स्वस्थ भारत, विकसित भारत में स्वस्थ भारत के समावेशन के बिना जो है विकसित भारत का स्वप्न संभव नहीं होगा। तो हमें ये सुनिश्चित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, आप सभी को भी सरकार की नीतियों के लिए इन सभी विमर्शों को व्यापक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ग्रामीण स्तर पर जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।